जब 19 तारीख को हम लोग 6 बजे के करीब उस परिसर में पहुंचते हैं, 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तो करीब प्रशासन ने ये और एडवोकेट कमिश्नर ने ये डिसाइड किया था कि 3 उनके वकील, 5 लोग और 5 अन्य लोग, 8 लोग उनके रहेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील और प्लेंटिफ की तरफ से 2 वकील। इतने लोगों को परिसर के अंदर रहना था सर्वे के दौरान। ये समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक कैसे घुस गए सर्वे में और सर्वे की प्रोसीडिंग्स को और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर करने लगे और बताने लगे कि सर्वे आप कर लीजिए जल्दी। आप सपा के सांसद और विधायक दोनों थे अंदर और वहां पे उनके कम से कम 200 से 300 लोग और घुस गए। आप सोच रहे हो कि एक वकील को डरा धमका के आप दबा लोगे, तो भूल जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन दबने वाले नहीं है। ये मामला किया और आपके चैनल पे ऐलान कर रहा हूं, और मामले भी करेंगे, जिसको जो बन पड़ता है कर ले। हिंदू पक्ष को कोर्ट ने सुन लिया वहां पर, लेकिन दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, तो इतनी क्या जल्दी थी सर्वे करने की? पहली बात, जब ये सारे आदेश हुए माननीय न्यायालय के द्वारा 2:38 पे एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए, उन्होंने उन्हें हमारे कोर्ट प्लेंट की कॉपी रिसीव कराई है बकायदा, उनको नोटिस दी गई है, उनको सारी सर्विस की गई है, उसका वो डिनाइल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कहना हमें सुना नहीं गया, आपको सुनने की रिक्वायरमेंट कहाँ आती? और याचिका में ये मांगा गया है, कोई लोग पढ़ते नहीं है, याचिका में ये मांगा गया है कि इसको वापस एएसआई को पुनः उनको कब्जा दिया जाए और उसके बाद एएसआई डिसाइड करेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। संबल हिंसा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहां पर मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वहां पर हरिहर मंदिर नहीं, वहां पर जामा मस्जिद ही है, लेकिन यहां पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि नहीं, वहां पर हरिहर मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए, वहां हिंदू पक्ष के जो वकील यहाँ पर हैं, विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। विष्णु शंकर जी, जब से ये पूरा मामला यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो उसके बाद कई तरह की खबरें मतलब सुर्खियों में बनी हुई हैं कि भाई वहाँ पर पत्थरबाजी एक तरफ होती है, वहाँ पर गोलियां चलती हैं, लोगों की मौतें होती हैं, पुलिस हत्याएं करती है, इस तरह के आरोप विपक्ष यहाँ पर लगाती है। आपको लेकर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे आप हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपके जो वादी हैं हरिशंकर जी हैं, उनके सपने में भाई आता, क्योंकि उनसे भी हमने बातचीत की कि जो है वहां पर एक हरिहर मंदिर है, आप लोग स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए, आप लोग ये कैसे दावा करते हैं कि वहां पर मंदिर है? शॉर्ट में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लीगल रिसर्च है और जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो इस केस में की गई, और लीगल और हिस्टोरिकल रिसर्च ये कहती है कि ये बाबर के समय यहाँ पे मंदिर जो पूर्व में एग्जिस्ट करता था, हरिहर मंदिर, उसको तोड़ा गया। इसका जिक्र बाबरनामा में मिलता है, जो बेवरेजेस ने जिसका ट्रांसलेशन किया, और वो बात हमने अपनी याचिका में लगाई भी है। साथ ही साथ ऐन अकबरी, जो अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने 1589 से 1600 के दशक के बीच में लिखी थी, उसमें भी ये मेंशन्ड है कि कल की अवतार यहाँ पे होना है, हरिहर मंदिर है और उसको तोड़ा गया है। इसके बाद आप अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। उन्होंने 14-15 पॉइंट्स बनाए कि कैसे मंदिर हुआ करता था, जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। और ये रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई अलेक्जेंडर कनिंघम की 1873 से 1875 के बीच की है, जिन्होंने यहाँ पे साइट इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दी थी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण ये है कि ये एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, सीरियल नंबर 250 पे एएसआई के नोटिफिकेशन में फॉल करता है, और 1920 में एएसआई ने इसको नोटिफाई किया था। ठीक है, तो ये सारे आधार हैं, और याचिका में ये मांगा गया है, कोई लोग पढ़ते नहीं है, याचिका में ये मांगा गया है कि इसको वापस एएसआई को पुनः उनको कब्जा दिया जाए, और उसके बाद एएसआई डिसाइड करेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। मंदिर है कि पर आज एएसआई अपना कब्जा खो चुका है, एएसआई के मॉन्यूमेंट में कब्जा हो चुका है, ये बात सर्वे से स्पष्ट हो रही है, और एएसआई अपने मॉन्यूमेंट का कब्जा ले, ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब थोड़े से आरोपों पर आते हैं, क्योंकि जब से ये पूरा मामला उठाया कई तरह की बातें मतलब मीडिया में भी चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश भी करें। पहली तो बात ये चली कि भाई हिंदू पक्ष को कोर्ट ने सुन लिया वहां पर, लेकिन दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, तो इतनी क्या जल्दी थी सर्वे करने की? इस पे क्या कहेंगे? मैं एक बात अभी पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को चैलेंज किया था, जो संविधान के प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया, हमारी याचिका डिसमिस कर दी गई। अच्छा, उसमें मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं सुना गया? सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार को क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि कोर्ट तभी सुनती है किसी पक्ष को जब कोर्ट नोटिस जारी करती है। जो इशू नोटिस बोला जाता है, कोर्ट ने नोटिस जारी किया, उसका मतलब क्या होता है? हर आदमी, हर चैनल ये तो बोलता है इशू नोटिस, कोर्ट ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी याचिका की कॉपी अदर साइड को दीजिए, और उनसे कहा जाता है कि आप इसमें जवाब दाखिल करिए। हो सकता है मैं कोर्ट गया और मेरी याचिका डिसमिस हो जाती। कुतुब मीनार के केस में मैंने केस फाइल किया था, मेरी याचिका डिसमिस हो गई थी, आज मैं अपील में हूँ साकेत कोर्ट में। तो मुझे क्या पता कि कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगी कि कोर्ट डिसमिस करेगी?
ये तो जब कोर्ट में व्यक्ति जाएगा, कोर्ट में बहस करेगा, ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस करेगा, तब कोर्ट जब नोटिस जारी करेगी तब कॉपी देंगे। तो पहले सुनने की बात कहां से आती है? पहले सुनने की बात तो तभी आएगी ना, पहले सुनने का पहली बात तो कोई प्रोविजन नहीं सीपीसी में, और अगर आपको प्रोविजन नहीं है सीपीसी में, अगर आपको इतना था तो आप कैविएट फाइल करते, जिसे कैविएट बोला जाता है, और अपनी बात रखते कोर्ट में। आपके वकील लोग न्यायालय में मौजूद थे, 10 बजे से मैं कोर्ट के परिसर के अंदर था, आप लोगों को पता था कि मैं ये केस करने जा रहा हूं। वो लोग खुद कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन को हमने देखा, हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस चीज के लिए आए हैं, और वो न्यायालय में भी मौजूद थे, तो आप जाते, आप कहते कोर्ट में साहब हमें भी सुन लीजिए, कैविएट दाखिल कर देते। और उसके बाद पहली बात, जब ये सारे आदेश हुए माननीय न्यायालय के द्वारा 2:38 पे, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए, उन्होंने उन्हें हमारे कोर्ट प्लेंट की कॉपी रिसीव कराई है बकायदा, उनको नोटिस दी गई है, उनको सारी सर्विस की गई है, उसका वो डिनाइल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कहना हमें सुना नहीं गया, आपको सुनने की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है? सुनने की रिक्वायरमेंट तो तब आएगी ना जब कोर्ट नोटिस जारी करेगी। तो कोर्ट ने नोटिस ही नहीं जारी किया, कोर्ट ने नोटिस मुझे सुनने के बाद किया, तो हमने उनको कॉपी दी आपने? हाँ, तो वो कोर्ट नहीं, और उसके बाद वो सर्वे में मौजूद थे। अच्छा, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी लीगल टीम कहां गई थी? मोबोक्रेसी में विश्वास कर रही थी क्या? अगर कोर्ट ने गलत आदेश दिया है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते, किसने रोका था? मैं कह रहा हूं चलिए मान लीजिए, फॉर अ सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने गलत प्रक्रिया अपनाई, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किसने रोका था? जा सकते, चले जाते आप, मेंशन करते कोर्ट में। 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप क्यों नहीं गए कोर्ट में? ज्ञानव्यापी के केस में जब एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था तो आप सीधे लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, बिना कोई याचिका के, ओरल मेंशनिंग के आधार पे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे भी किया था। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे का ऑर्डर हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। कुतुब मीनार के केस जब फाइल किया गया तो उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो आपको किसने, मैं सलाह दूंगा आपको कि आप जाइए हायर कोर्ट में, आपको आपकी लीगल टीम सलाह देगी, पर आपको लीगल प्रोसेस नहीं फॉलो करना था, आपको मोबोक्रेसी करनी थी, आपको कोर्ट की तरफ अविश्वास पैदा करना था, सबसे महत्वपूर्ण बात। और मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं हमें बिना सुने अपॉइंट कर दिया गया और ये हो गया वो हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एसआईटी बनाती है तो क्या किसी को सुनती है कि हम एसआईटी बनाए कि ना बनाए? एडवोकेट कमिश्नर इज द आईज एंड द ईयर्स ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की आंख और कान होते हैं, और वहां पे मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट क्या बोल रहा है, उसकी वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और वो रिपोर्ट फाइनल नहीं होती है। उसके बाद दोनों पक्षों को इजाजत मिलती क्रॉस एग्जामिन करने की उनको, और उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करती कि फाइनल है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है कि जब एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाएंगे तो जो अफेक्टेड पार्टी है मस्जिद कमेटी की, उनको साथ में लेके जाएंगे, उनके बिना सर्वे नहीं करेंगे। ये मैंडेट है लॉ का, जो मैंडेट लॉ का फॉलो हुआ। मतलब फिर वो आपके साथ में थे, एडवोकेट कमिश्नर साथ थे, आप साथ थे, उनके 3 वकील, उनके 5 लोग, उनके 5 लोग और 3 वकील मौजूद थे। जफर अली खुद, ये मैं 19 नवंबर की, हाँ जफर अली मौजूद थे पहली बार जब सर्वे हाँ, करने कासिम जी मौजूद थे, और भी एक वकील मौजूद थे। 19 तारीख की बात कर रहा हूँ, 3 वकील और 5 लोग मौजूद थे। और आप सुनिए हुआ क्या, ये तो एडवोकेट कमीशन का सर्वे था, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो रही थी, एडवोकेट कमिश्नर के कंप्लायंस में हम लोग वहां पे गए थे। जब 19 तारीख को हम लोग 6 बजे के करीब उस परिसर में पहुंचते हैं, 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तो करीब प्रशासन ने ये और एडवोकेट कमिश्नर ने ये डिसाइड किया था कि 3 उनके वकील, 5 लोग और 5 अन्य लोग, 8 लोग उनके रहेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील और प्लेंटिफ की तरफ से 2 वकील। इतने लोगों को परिसर के अंदर रहना था सर्वे के दौरान। ये समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक कैसे घुस गए सर्वे में, और सर्वे की प्रोसीडिंग्स को और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर करने लगे और बताने लगे कि सर्वे आप कर लीजिए जल्दी। आप सपा के सांसद और विधायक दोनों थे अंदर, और वहां पे उनके कम से कम 200 से 300 लोग और घुस गए सर्वे के दौरान, और हमारे वीडियो बनाने लगे। डीएम साहब ने उनको रोका कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे, और कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स की आपने धज्जियां उड़ा दी, और वहां पे बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। और ये लोग बराबर हम लोगों को धमका रहे थे कि आप लोग यहां से चले जाइए, नहीं तो भीड़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में 19 नवंबर को सर्वे नहीं हो पाया और वहां से निकलना पड़ा। तो मतलब और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ने आके बाहर भड़काऊ बातें कही, जुम्मे के नमाज के दिन भड़काऊ बातें कही, और आज सवाल हमसे पूछ रहे हैं 19 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर अपना सर्वे क्यों नहीं कर पाए। ये बात उन्होंने नोटिस में दायर की, लिखी है। बातें तो इस तरह की चल रही हैं कि आप लोगों की टीम के साथ और भी कुछ लोग गए और भड़का उकसाने वाले नारे लगाए, विपक्ष कह रहा है इस तरीके से, लेकिन आप जो पिक्चर बता रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। मैं जो पिक्चर बता रहा हूँ सच पिक्चर है, और वो रिकॉर्डेड पिक्चर है।
इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जो मैं बता रहा हूं, मैं झूठ को पर्दाफाश कर रहा हूं। 19 तारीख का पूरा वीडियो मीडिया के पास है, और वहां पे जो मीडिया कर्मी खड़े थे उनके पास पूरा वीडियो है कि किस तरह से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और किस तरह से सर्वे टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया था और किस स्थिति में हमें वहां से जाना पड़ा। ये बात एडवोकेट कमिश्नर ने भी अपने नोटिस में लिखी है। इसके बाद सुनिए, जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो एडवोकेट कमिश्नर का विशेषाधिकार था जिसका उन्होंने उपयोग किया। हमने कुछ नहीं किया। एडवोकेट कमिश्नर ने नोटिस दिया मस्जिद कमेटी को 6:30 बजे 23 तारीख को कि अगले दिन सुबह 24 तारीख को 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। बाकायदा मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली साहब ने उसको रिसीव किया है। ठीक है, आप नहीं रिसीव करते, आप अंडर प्रोटेस्ट कर देते, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते। आपने रिसीव किया और अगले दिन सुबह 7:30 बजे वो साथ आए जफर अली साहब, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, मैं, हमारा एक लोकल काउंसिल, डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम, हम सारे लोग जो एरिया कॉर्डन ऑफ हो गया था वहां से कोतवाली पुलिस स्टेशन से, उसका वीडियो है अभी वो मैं हाँ, एक वायरल हो रहा है, आप निकल रहे हैं, नहीं वो मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। तो मैं वो वीडियो भी आपको दूंगा जिसमें मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से मैं वहां पे मस्जिद डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जा रहा हूँ और आप इस बात को समझिए, तब कोई नारे नहीं लगे थे। जो मेरा लौटने का वीडियो है उसको जाने का वीडियो बता के झूठ फैलाया गया। मतलब जब मैं 11 बजे वहां से निकल रहा हूं उसको जाने का वीडियो बता के झूठ फैला दिया गया और बोला गया कि विष्णु शंकर जैन जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे और इनके साथ एक उन्मादी भीड़ थी, इसकी वजह से दंगा हो गया। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव, अकबर, ये ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये यासीन जो ज्ञान व्यापी के मस्जिद कमेटी के लोग हैं, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं झूठ को फैलाने में। और एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है मेरी हत्या कराने की। ये पूरे लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कोई सुरक्षा वगैरह नहीं चाहिए, पर अगर कुछ भी होता है, अगर मेरी हत्या की जाती है तो उसके सारे जिम्मेदार ये 5-6 लोग होंगे जिन्होंने पूरा षड्यंत्र और झूठ फैलाया है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं आप। जो लौटने का वीडियो है 11 बजे का, वहां पे मीडिया कर्मी मौजूद हैं, यूपी तक आपका चैनल मौजूद था, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है कि विष्णु जी यहां से निकल रहे हैं और मैंने एक नारा नहीं लगाया है, एक शब्द नहीं बोला है। नहीं, वो तो वीडियो में दिख रहा है, आपने कुछ नहीं। और वहां से मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। उस लौटने के वीडियो को जो 10:30-11 बजे के करीब का है, उसको जाते का वीडियो बना के, जाने का वीडियो बता के झूठ फैला दिया गया। जबकि आप वहां से, आपका कहना है, लौट रहे थे। मैं लौट रहा था वहां से और मैं तो गया हूं डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम और सारे वकीलों के साथ एक दूसरी गली से। और आप ये सोचिए, जय श्री राम के नारे कम्युनल हो गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे, आगजनी पथराव जो 8-8:30 बजे से 11 बजे तक वहां घटना हो रही थी, उसका क्या, उसके बारे में क्यों नहीं बोला गया। और एक वहां पे गली थी जो यहाँ पे हिंदू समाज के लोग रहते हैं, वहां से मुझे निकाला गया क्योंकि वहां पे पत्थरबाजी, आगजनी नहीं हो रही थी। तो उन लोगों ने मुझे देख के भावुक होके, जो इतनी देर से दबे कुचले थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। उसको बता दिया गया कि इसकी वजह से दंगा हो गया। मतलब एक होता है कि आप कोई बात रखिए और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करिए। आपने बात ही झूठी रखी, आपके पूरे आर्गुमेंट का बेसिस ही गलत है। और ये बहुत, जो मैंने जितने नाम लिए हैं, ये सब बहुत सीनियर और वरिष्ठ लोग हैं। तब वहां इन लोगों ने फैलाई, इन लोगों ने अफवाह फैलाई है और मेरे को बोला जा रहा है कि इस दंगे का जिम्मेदार विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन है। ये जो 5 लोगों की हत्या हुई इनकी वजह से हुई है। भीड़ से भीड़ को भड़काया जा रहा है कि मेरी हत्या की जाए और मेरे परिवार के लोगों की हत्या की जाए। और मैं बताना चाहता हूं, ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी हुआ। और ये देश, ये समाज देखेगा कि देश का एक बेटा लड़ा अपने तर्क और अपने तथ्य के आधार पे, और किस तरह से यहां पे काम किया गया। और ये बताए सारी बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि जो हमारी रिसर्च है ये मॉबोक्रेसी में झोंक दी जाए, ये मॉबोक्रेसी में दबा दी जाए, इसलिए सारा काम किया जा रहा है। क्योंकि उनको पता है कि ज्ञान व्यापी में हमने क्या रिसर्च के आधार पे क्या हो सकता है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, उदाहरण है आगे के लिए। अगर आज आपने ये जिस तरह की डोमिनेटिंग चीजें कर रहे हैं, ये इस देश की जुडिशियरी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कोर्ट कोई आदेश दे रही है तो इस तरह से मॉबोक्रेसी में उसको झोंका जा रहा है। आज ही कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, कहते हैं कि आखिरकार कितनी मस्जिदें खोदेंगे, ऐसे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। 1991 वर्शिप एक्ट है कुछ, उसका हवाला देते हुए कह रहे थे। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो थोड़ा सा वो वर्शिप एक्ट के बारे में बताइए और उसके हिसाब से क्या जो ये सब आप जैसे कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, मतलब समझाइए थोड़ा सा। सबसे पहली बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो ऐसे बोला जाता है कि वो इस देश का संविधान है। इनफैक्ट संविधान से ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनके लिए है। सीए का कानून पार्लियामेंट ने पास किया तो उसको तो नहीं माना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो पार्लियामेंट ने पास किया है। अभी वफ एक्ट अगर पार्लियामेंट रिपील कर देगी तो उसको भी मानेंगे।
क्या हर एक कानून जो पार्लियामेंट पारित करती है उसको मान लेते हैं? तो जो मीठा मीठा गप खट्टा खट्टा थू, पहली बात। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो किस तरह की आप बातें कर रहे हो? आप बैरिस्टर हो, आप बोल रहे हो कि भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए वो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है सेक्शन, और आप बैरिस्टर बनके लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हो, सही कानून नहीं बता रहे हो। आप सही कानून बताओ, उसके बाद आर्गुमेंट करो। एक्ट में लिखा है कि एक्ट अप्लाई नहीं होता है, पर आपको उसको पढ़ना ही नहीं है। आपने तो बस एक रट लगा ली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, सेक्युलरिज्म की, और हम यहाँ पे पिछले इतने सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कोई तथ्य तर्क है नहीं और सच को दबाया जा सके, छुपाया जा सके, इसलिए बात की जा रही है। तो वहां पे कई सारी जिस तरह की हम वीडियोस देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं, चाहे खबरें जो सुर्खियां चल रही हैं कि वहां पे मतलब ये सब कुछ हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई। हालांकि आपने बताया कि अंदर जो है सपा के लोग और भी लोग अंदर चले गए थे, वो लोग बाहर आते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, उसकी वजह से लोग इकट्ठा होते हैं। और एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा जितना भी याद है आपको थोड़ा और बताइए कि ये कॉन्स्पिरेसी है, हुआ कैसे, हिंसा कैसे भड़की। देखिए, इसकी हिंसा का जो बीज है वो 19 नवंबर को ही पड़ चुका था। ठीक, जब सपा के सांसद वहां पे पहुंचे और कोर्ट की प्रोसीडिंग में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया, और वहां के जो विधायक है, ये उसी दिन हिंसा का बीज पड़ चुका था। उस दिन भी मैंने आपको बताया कि बहुत भयानक स्थिति थी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सर्वे करके हम लोग वहां से निकल पाए। 24 तारीख को जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, 8:30 बजे वहां पे भारी मात्रा में चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगने लग गए, है ना। और उसके बाद अफवाह कैसे फैली, मैं ये जानना चाहती हूँ। मतलब कि जैसे कोई कह रहे हैं कि आप लोग के साथ कुछ लोग चले गए थे, वो नारे लगा रहे थे, इसलिए भीड़ जो है आक्रोश में आ गई। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, ये बात तो बाद में ये गढ़ी हुई थ्योरी है। हाँ, जो भी ये है, तो गढ़ी हुई थ्योरी है। आ रहे हैं, तो आप क्लैरिफाई करें, ये तो गढ़ी हुई थ्योरी है ना। हाँ। भाई, जब मैं डीएम, एसपी, एसएचओ, सीओ और एसडीएम, मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली, हम सारे लोग साथ जा रहे हैं, जिसका भी वीडियो आएगा प्रशासन और जो एडवोकेट कमिश्नर है उसको जारी करेंगे। तो आप ये क्या झूठी थ्योरी बता रहे हो कि जब मैं गया जय श्री राम के नारे लग रहे थे जिसकी वजह से दंगा हो गया? टोटल झूठ फैला रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन सर्वे हो रहा था 24 तारीख को, 8:30 बजे से वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लग गई। पुलिस के ऊपर पथराव मेरे सामने किया गया, पुलिस की गाड़ियों को खदेड़ा जा रहा था, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे थे, कितने पुलिस वाले उसमें घायल हो गए, कितनी गाड़ियों को आगजनी की गई, आग में झोंक दिया गया, चारों तरफ से टीयर गैस, पेलेट गन्स चल रही थी, बम बंदूक चल रहे थे। ये बात बाहर कैसे निकली? जिस तरह से जफर अली कह रहे हैं कि एक अफवाह फैली के अंदर जो है मस्जिद की खुदाई हो रही है, तो ये बात, क्योंकि आप लोग तो अंदर हैं, बाहर भीड़ को कैसे पता कि ये सब हो रहा है? मुझे नहीं पता। हम लोग तो देखिए सर्वे से कहीं निकले ही नहीं। हम वहाँ 7:30 बजे दाखिल हो गए थे। कोई नहीं निकला वहां से बाहर? नहीं, जफर अली साहब निकले थे। अच्छा, वो निकले, वो दिलबाग मसाला खाने के लिए बाहर गए थे कि दिलबाग का मसाला खरीद के खा सकें। अब इस बीच वो जाके क्या ज्ञान दे के आए, भगवान जाने। ठीक है। और जफर अली साहब वही व्यक्ति हैं जो मस्जिद से ऐलान कर रहे थे कि यहाँ पे सर्वे अच्छे से चल रहा है, आप लोग शांत हो जाइए, और बाद में वो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब वजू टैंक का पानी हटाया गया तो लोगों को लगा कि यहाँ पे खुदाई होने जा रही है। तो ये ज्ञान बयान हमने सुना। ये किसने ज्ञान दिया? और वजू टैंक का पानी जैसे निकाला गया, वहां पे सफाई कर्मचारी को बुलाया जा रहा था कि इसको साफ करके देखा जाए, तो जल्दी से पानी भर दिया गया। बहुत सारे इसमें चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूं, पर सवाल यह है कि ये अफवाह फैलाई गई और इन लोगों ने पूरा एक साजिश की थी कि सर्वे टीम को वहां पे एलिमिनेट कर दिया जाए। ये पूरी साजिश थी सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की। सर्वे टीम तक पहुंच भी चुके थे और हम लोग जो ऊपर से देख रहे थे, पत्थर हमारे ऊपर भी मारे जा रहे थे, वो लगे नहीं, वो अलग बात है। आपको किस किस तरह की, कौन कौन किस माध्यम से आपको धमकियां आ रही हर एक माध्यम से धमकी आ रही है, जो माध्यम पॉसिबल है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फोन कॉल्स हो, चाहे मैसेजेस हो, हर एक माध्यम से धमकी आ रही है एलिमिनेट करने की मुझे और मेरे परिवार को। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम करते रहेंगे। इन धमकियों का आई डैम केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वो हैं अपने धर्म के लिए, मैं अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको जो करना है आप करो, जो बन पड़ता है करो। और मैं बताना चाहता हूं ये सारी बातें मैं सुरक्षा के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं सुरक्षा के लिए कर रहा हूं तो भाड़ में गई सुरक्षा, नहीं चाहिए मुझे कोई सुरक्षा। अच्छा, पर सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने झूठ क्यों फैलाया? अखिलेश यादव, बैरिस्टर ओवैसी, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम यासीन, मोहम्मद जुबैर, ये जितने लोग हैं झूठ क्यों फैला रहे हैं? क्या झूठ फैला के आप जानना चाहते हो, करना चाहते हो? ये रिसर्च को आप दबाना चाहते हो?
आप सोच रहे हो कि एक वकील को डरा धमका के आप दबा लोगे? तो भूल जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन दबने वाले नहीं है। ये मामला किया और आपके चैनल पे ऐलान कर रहा हूं, और मामले भी करेंगे, जिसको जो बन पड़ता है कर ले। अब वही जैसे हम अभी बात कर रहे थे वर्शिप एक्ट की, तो वो संभल के जो सांसद हैं वर्क, वो भी उसी का ही हवाला देके बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हैं। मतलब विपक्ष ये सारी बातें यहाँ पर कर रहा है जो हम देख रहे हैं। एक तरफ आपको धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ आज का जो हम माहौल देख रहे हैं संभल में, फिलहाल थोड़ा सा सामान्य हो गया है। वहां पे स्कूल खुल गए हैं, लोग बाहर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मस्जिद के आसपास बिना परमिशन कैसे नहीं जा सकते। तो आगे के अब क्या स्टेप है? मतलब जो दूसरा पक्ष है, जिस हिसाब से अभी तक हिंसा हुई है, जैसा भी माहौल बना, आपको लगता है कि दूसरा पक्ष जिस तरह से आप कोर्ट मतलब लीगल प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी वैसा ही कुछ करेंगे क्या? मुझे तो क्या नहीं लग रहा है पता, आपको? मुझे तो नहीं पता भैया वो क्या करेंगे। नहीं लग ये रहा है। तो वही जान बता पाएंगे कि वो क्या करेंगे, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। मैं तो ऐसा मुझे बताया जा रहा है, आप अगर सुनेंगी कि विष्णु शंकर जैन ही 5 लोगों की हत्या के जिम्मेदार है। हम ही ने जैसे गोली मार दी उन 5 लोगों को। मैं तो ऊपर 8 से लेके 11 बजे तक सर्वे कर रहा था, मैं तो 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकला। मेरे फोन जो है वो एसपी के पीआरओ के पास जमा थे। अच्छा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? और ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि ये जो रिसर्च है ये दबा दी जाए और मोबोक्रेसी में इस केस को झोंक दिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन मुद्दा ही नहीं है। हमें क्या होता है, वी डैम केयर। हमारा एक ही लक्ष्य है, हरियाणा मंदिर को मुक्त कराना, एएसआई को वापस उसका कब्जा दिलाना। उसके लिए जो न्यायालयीन संघर्ष है वो हम करते रहेंगे, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। जिसको जो बन पड़ता है वो करे, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको, मैं उनका तो वकील हूं नहीं, उनकी लीगल टीम को दिखाना है, देखना है कि उनको क्या करना है। हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जाइए वहां पे डर का माहौल फैलाइए कि और मस्जिदें चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और स्टे मतलब लीजिए। कि उन्होंने लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, मतलब कि उनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने आगे जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, 19 तारीख को सर्वे में चले गए। 19 तारीख को आपको नोटिस दे दिया गया, आपने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, आपको किसने रोका था 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से? मैंने रोका। सर्वे में खुद भाग ले रहे हैं, आपके साथ थे। ठीक है। अच्छा, एक और जो र्यूमर कह लें या खबरें चल रही हैं वो ये है कि ये कहीं ना कहीं जो पूरा प्रकरण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जैसे कुछ नेता मंत्री कह रहे हैं कि कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको दबाने के लिए, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा चुनाव के आसपास की रही, चाहे वोटिंग रिजल्ट की हो, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जब ज्ञानव्यापी का केस दायर किया था 2021 में जी, तब कह रहे थे 24 के चुनाव की तैयारी हो रही है। जब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस 20 में दाखिल किया था तो कहते थे 22 के चुनाव की तैयारी हो रही है। ठीक है, जब ताजमहल का केस 2015 में दाखिल किया था तब कहा 17 के चुनाव की तैयारी हो रही है। जब आपने टीले वाली मस्जिद का केस 2013 में दाखिल किया तो कहा कि 14 में चुनाव की तैयारी हो रही है। हर समय तो हर एक केस को आपने चुनाव से जोड़ दिया। अब यहाँ पे गाजियाबाद में सिविल कोर्ट की स्ट्राइक चल रही थी, पूरे यूपी में अगर आप पता कर लीजिए सिविल कोर्ट की स्ट्राइक थी। ये मुकदमा तो बहुत पहले फाइल होने वाला था। 19 तारीख को वहां पे स्ट्राइक खुली थी, जब सिविल कोर्ट की स्ट्राइक नहीं थी, तो 19 तारीख को हमने दायर किया। अब इसको आपने उपचुनाव से जोड़ दिया कि उपचुनाव की वजह से किया गया है। मतलब हर समय हर एक चीज को चुनाव के लिए जोड़ेंगे। अभी आगे हम जो काम करेंगे तो कहेंगे 27 के लिए किया जा रहा है। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका चुनाव से क्या मतलब है? कोर्ट की प्रक्रिया तो कोर्ट के हिसाब से चलेगी, कोर्ट की डेट्स कोर्ट के हिसाब से चलेगी, या कोर्ट भी जो डेट्स दे रही है वो चुनाव के हिसाब से दे रही है। हम लोग कपिल सिब्बल जैसे लोग नहीं है जो बोले कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में, कि राम मंदिर का केस 2019 के चुनाव के बाद डिसाइड करिएगा। ये वही मानसिकता वाले लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को चुनाव से जोड़ के देखते हैं। हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को चुनाव से जोड़ के नहीं देखते ना, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। हम तो अपना काम न्यायालय में लड़ रहे हैं, और न्यायालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ध्यान भटकाया जा सके, उनको पर्सनल अटैक किया जा सके और मोबोक्रेसी में झोंक दिया जाए, ये उस सब की साजिश है। मामला काफी राजनीतिक हो गया है। सपा के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, बीजेपी नेताओं के, सबके बयान सामने आ रहे हैं एक दूसरे पे। सपा वाले कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी वाले कहते हैं ये सपा की साजिश है, सुनियोजित साजिश है। रामगोपाल यादव यहाँ कुछ और ही कह रहे हैं, है ना? तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। माननीय रामगोपाल जी ने तो चीफ जस्टिस के बारे में क्या बोला है वो आपने सुना ही है। उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए किस तरह का प्रयोग किया है वर्ड्स का, और उनकी न्यायालय के प्रति क्या सम्मान है प्रोफेसर साहब का। है तो वो प्रोफेसर, पर मुझे लगता है बात जो है वो प्रोफेसर वाली तो नहीं कर रहे हैं। न्यायालय के लिए आपका क्या सम्मान है वो आप बोल ही रहे हैं। और देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, जिसको जो राजनीति करनी है वो करता रहे। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मेरा काम जुडिशियल प्रोसेस का है, जुडिशियल प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूं और उसको मैं फॉलो करता रहूंगा। मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई।
आपको क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या चल रहा है, आई एम हार्डली कंसर्न। मैं एक वकील हूं, मैं अपनी बात कोर्ट में तथ्य और तर्क के आधार पर रख रहा हूं। अगर कोर्ट को मेरी पिटीशन अच्छी नहीं लगेगी, कोर्ट रिजेक्ट कर देती, और रिजेक्ट किया भी पहले। आज अभी मैंने सेकुलर और सोशलिस्ट को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तब कोई हो हल्ला नहीं मचाया गया, तब कोई भीड़ नहीं जुटी। पर अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर दे तो भीड़ जुट जाएगी। तो ये किस तरह की मानसिकता है? आप कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को और वकील को डराना धमकाना चाहते हो, दबाना चाहते हो। ठीक है, समझ गई। अच्छा, इस तरह की बातें उठ रही हैं कि अगर कितनी मस्जिदें खोदेंगे, कोई नेता कह रहा है भैया ऐसे तो सौहार्द खराब हो जाएगा, वही वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए भी वही जैसा आप लेकिन कह रहे हैं कि उनकी क्लॉज में कुछ और, मतलब जो चीजें लिखी हैं नहीं। मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, एक बात का, आपके सवाल का। जो बोल रहे हैं कि कितनी जगह खोदेंगे, पहली बात तो ये एक मीठी धमकी है। जो कह रहे हैं ना सौहार्द ना बिगड़े, ये एक बड़ी प्यारी सी धमकी है कि भैया आप मत करो, नहीं तो यहाँ पे देश का माहौल बिगड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि बस फिर आप मुझे ये बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों संघर्ष किया ज्ञानव्यापी के लिए? उनका संघर्ष भी निरर्थक था, नहीं लड़ना चाहिए था। महाराणा प्रताप ने क्यों घास की रोटी खाई और अकबर के खिलाफ लड़े? उनका संघर्ष भी बेकार था, नहीं लड़ना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था, अकबर के सामने घुटने टेक देने चाहिए थे। मैं इस बात को रख रहा हूं ना। आप महाराणा प्रताप को क्या कहना चाहते हो कि उन्होंने जो संघर्ष किया गलत किया अकबर के खिलाफ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ज्ञानव्यापी के लिए संघर्ष किया गलत किया? अहिल्याबाई होलकर ने वहां पे जाकर जो मंदिर बनाया वो गलत बनाया? अंग्रेजों के खिलाफ जो हम लोगों ने लड़ाई की सब गलत थी? तो फिर तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, फिर तो आराम से घर पे बैठ जाना चाहिए। जो मुगल काल चल रहा था और अंग्रेजों का काल चल रहा था उसको चलते रहना देना चाहिए था। फिर राम मंदिर के लिए भी क्यों लड़ाई की? नहीं करनी चाहिए थी राम मंदिर के लिए लड़ाई, क्यों लड़ाई करी 70 साल? बाबरी मस्जिद बने रहने देना चाहिए था। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी बातों में धमकी है और उनकी बातों में एक एडमिशन है कि ये सारी जगह आपने गलत कब्जा की है, और अगर कब्जा को आप हटाने के लिए वापस जाएंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। बागेश्वर बाबा इस पे कहते हैं कि भाई अगर वहां पे मंदिर है तो अगर सर्वे में मंदिर आता है तो बहुत जल्द वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो खुद आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुगल शासन में जो है हमारी कई सारे मंदिर पे मस्जिद बनाई गई थी, इसका वो जो है मतलब सहमत है इससे। इतिहास जब हम देखते हैं इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो वही बात है कि जैसे आप साक्ष्यों के आधार पर जहां जहां भी आपको ऐसा लगता है कि मंदिर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लीगल तरीके से चीजों को मतलब देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे, तो हमारे देश का कहीं ना कहीं माहौल एक मंदिर मस्जिद करने से बिगड़ेगा, या जैसा भी हम एक है ना इमेजिन कर सकते हैं। तो कहाँ जा रहा है देश, मतलब कैसे देख रहे हैं आप? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब टीपू सुल्तान की फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे लगा दी गई लक्ष्मीबाई के साथ, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, वो सही था? तब देश कहाँ जा रहा था? जो नंदलाल बोस ने तस्वीरें बनाई थी उसमें कौन सी मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने टीपू सुल्तान की फोटो जोड़ दी? वो कौन सी मानसिकता वाले लोग थे जो अकबर मीना बाजार में अय्याशी कर रहा था, उसकी फोटो आपने संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे जोड़ दी? तो देश तब कहां जा रहा था? देश तब कहां जा रहा था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस देश में आप इतनी अगर वेल निट माइनॉरिटी हैं और इस देश का विभाजन कर सकते हैं तो आपको कोई माइनॉरिटी के अधिकार नहीं दिए जाएंगे। उनकी बात के वायलेशन में जाके आर्टिकल 29 संविधान में जोड़ दिया गया। देश तब कहां जा रहा था जब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट से जब पूरा देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था, प्रीएम्बल में आपने जोड़ दिया गलत ढंग से। तब देश कहां जा रहा था? देश तब कहां गया था जब रामनवमी में बंगाल में हिंसा हो रही थी, जब आज दारा सिंह अपना न्याय मांग रहे 25 साल से जेल में रह के, तब देश कहीं नहीं गया। पर अगर आज एक न्यायालयीन संघर्ष और एक आवाज उठ जाती है तो आप कहते हैं देश कहां जा रहा है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सरकारी संपत्ति कब्जा कर ली, इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, तब देश कहां जा रहा था? और आज आपने यहां जो हरिहर मंदिर की बात हो रही उस पर आपने कब्जा कर लिया, तब देश कहां जा रहा है? तो आप कब्जा पर कब्जा, दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी गई, उसको भी डी नोटिफाई नहीं करना चाहिए था। आराम से वक्फ को कब्जा करने दीजिए ना, क्यों लड़ाई करनी है वक्फ की? तब देश कहां जा रहा है? देश तब गड़बड़ हो जाता है जब हम लोग कोई केस फाइल करते हैं। ऐसा लगता है देश में सारा सौहार्द ही हम लोग बिगाड़ रहे हैं, उससे पहले बहुत अच्छा सौहार्द चल रहा है। जब 32 टुकड़े हो रहे हैं श्रद्धा के, लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, कन्वर्जन हो रहा है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च जोशुआ में बना हुआ है, भारी मात्रा में कन्वर्जन किया जा रहा है ब्राह्मण और जैन लोगों का, तब देश कहां जा रहा है? पर अगर उसके खिलाफ आवाज उठा दी जाए तो देश में आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो भैया हम ऐसी बातों को नहीं मानते। हम अपना काम कोई सड़क पे शाहीन बाग बना के नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लड़ाई न्यायालय में लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये था, आप लोग तो अपनी लड़ाई न्यायालय में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष न्यायालय में नहीं लड़ रहा है, अगर वो कोई पत्थरबाजी, हम ये कह नहीं रहे, मतलब पत्थरबाजी कोई भी कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है,
तो मतलब हर जगह, क्योंकि आप जहां जहां भी मुद्दा उठाएंगे, जिस जिस में मंदिर का आप साक्ष्य लेके जाएंगे, वहां वहां पर इस तरह की सिचुएशन बन ही जाएगी, नाना करते हो बन ही जाएगी। तो आप उस तरह की सिचुएशन को से लड़ने के लिए तैयार हैं? मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप किस तरह से आप बचे, आपने देखा पत्थरबाजी हो रही थी, आप बच के वहां से निकले हैं, तो आगे तो कुछ भी हो सकता है, आपको धमकियां भी मिल रही हैं। देखिए हम लोग तो कफन बांध के निकले हैं। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो जाएगा, हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं। मैक्सिमम क्या होगा, इस जंग में मैं शहीद हो जाऊंगा, कम से कम और लोग तो आगे उठेंगे जो देखेंगे कि इस तरह से लड़ाई लड़ी गई एक संवैधानिक इंडिया में, हमें सच्ची आजादी नहीं मिली है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं। और मैक्सिमम इन सारी चीजों का एक ही अंत है, वो है मृत्यु। मुझे और मेरे पिताजी को मृत्यु का कोई भय नहीं। जिसको जो करना हो कर ले, जो एक दो गनर मिले इसको भी ले जाए, नो थ्रेट नो फियर। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जिसको जो बन पड़ता है वो करे, क्योंकि हम तैयार हैं मृत्यु के लिए, मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए। मरना एक आदमी को एक ही बार है। एक बड़ी अच्छी कविता है, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड हु हैज नेवर हिमसेल्फ हैज सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड। कितनी बार मरोगे, मुझे एक बार मरना है, मैं तैयार हूं। एक फिदाइन भी तैयार होता है अपने धर्म के लिए मरने के लिए, मैं भी तैयार हूं अपने धर्म के लिए मरने के लिए। मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है, पर कम से कम लड़ाई करके तो जाऊंगा। मैं चूड़ी पहन के नहीं बैठूंगा, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, और अपनी लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ रहा हूं। जिसको जो करना है वो कर ले, मैं कहीं से भी डरने वाला नहीं। चलिए विष्णु शंकर जैन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद यूपी तक से बातचीत के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैन जी ने यहाँ पर तमाम जो संभल विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर साफ साफ बताया कि क्या कुछ आखिरकार सच है, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से ये निडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ संभल शाही जामा मस्जिद ही नहीं, और भी इस तरह की मस्जिदें हो सकती है जहां पर मंदिर होने का ये भविष्य में दावा कर सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल तैयार यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो संभल मामले में जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो आखिरकार क्या लीगल प्रोसेस फॉलो करता है या नहीं। यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।